छात्रों, आज हम लोग बीकॉम पार्ट 2 अकाउंट ऑनर्स फोर्थ पेपर स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग का क्लास शुरू कर रहे हैं। इसमें आज हम लोगों की चर्चा का टॉपिक होगा अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी। वैसे तो बैंक के बारे में हम सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं। बैंक आज हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग हो गया है। बिना बैंकिंग व्यवस्था के हमारी आर्थिक गतिविधियां बिल्कुल ही सुस्त हो जाती हैं। तो आज इसी के अकाउंट्स के बारे में हम लोग, चूंकि हम लोग अकाउंट्स के विद्यार्थी हैं, तो हम लोग यह देखेंगे कि बैंकिंग कंपनियां कैसे अपना अकाउंट्स रखती हैं या उनके क्या फंक्शंस हैं, क्या सर्विसेज देती हैं। एक्चुअली यहाँ चूंकि हमारा टॉपिक है अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी, तो उसके अकाउंट्स के बारे में हमें विशेष ध्यान देना है। लेकिन फिर भी हम लोग बैंक के बारे में थोड़ा बहुत जान लें तो बेहतर होगा। वैसे इसके लिए हमारे पार्ट 2 में ही सब्सिडियरी पेपर मनी एंड बैंकिंग है, जिसमें कि आप लोग विशेष रूप से मनी और बैंकिंग के बारे में अध्ययन करते हैं। तो यह अंग्रेजी शब्द का जो बैंक है या बैंक शब्द जो कि इंग्लिश शब्द है, इसका अगर प्रादुर्भाव की हम चर्चा करें तो जर्मन भाषा के बैक शब्द से बना है और इसे इटालियन भाषा में बैंको कहा जाता है। कहा जाता है कि सर्वप्रथम इटली में बेंच पर बैठ करके मुद्रा के लेन देन का कार्य होता था। इसीलिए इसका बैंको नाम पड़ा है और वही जर्मन भाषा में बैक हुआ और बाद में इंग्लिश में उसको बैंक कहा गया। हमारे भारत में बैंकिंग अधिनियम 1949 बना और बाद में एक 1963 में संशोधन करके इस अधिनियम का नाम बैंकिंग नियमन अधिनियम यानी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कहा गया। लेकिन वह 1949 के नाम से ही है, तो हम कह सकते हैं कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में बैंकिंग तथा बैंकिंग कंपनी दोनों को ही परिभाषित किया गया है। इस एक्ट में जो परिभाषा दी गई है, इस परिभाषा में इस नियम के अनुसार बैंकिंग से आशय उधार देने या विनियोग करने के उद्देश्य से, उधार देने या विनियोग करने के उद्देश्य से जनता से मुद्रा के ऐसे निक्षेपों या जिसे जमा कहा जाता है को स्वीकार करना है जो मांग या किसी अन्य प्रकार से शोधनीय होते हैं अर्थात रिडीमेबल होते हैं और जो चेक, ड्राफ्ट आदेश द्वारा निकाले जा सकते हैं। अब इसमें बैंकिंग व्यवस्था जब नहीं थी तो उसके पहले क्या स्थिति थी? उसके पहले थी कि जिनके पास पैसा था वे
अपने यहाँ अपनी तिजोरी में रखते थे, या आपने सुना होगा अपने बुजुर्गों से कि शुरू में लोग गाड़ करके, जमीन में गाड़ करके पैसे को, उस समय कहा जाता था कि बटलोही या हंडा शब्द का प्रयोग किया जाता है, कि लोग रखते थे अपने बचत को, ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उससे अपना कार्य कर सके। क्योंकि उस समय बैंक नहीं थे तो कहां रखा जाए, उसमें बड़ी स्थिति गड़बड़ होती थी। कभी कभी चोर डकैत कभी कभी लूट भी लेते थे, अर्थात उनके द्वारा रखा गया धन सुरक्षित नहीं था। क्योंकि राजा महाराजाओं के यहाँ तो खजाने जो होते थे, तो उन खजानों की सुरक्षा के लिए सैनिक हुआ करते थे, लेकिन एक आम आदमी के लिए तो वह संभव नहीं था, तो वह छिपा करके रखता था। और कुछ ऐसे भी देशी बैंकर, जैसे सेठ साहूकार टाइप के लोग थे, जो सूद पर पैसे के लेन देन का कारोबार करते थे, लेकिन उनका इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा होता था कि उससे गरीबों का काफी शोषण होता था। और ऐसा भी होता था कि बहुत लोगों के साथ तो ऐसी स्थिति आती थी कि ऋण चुकाने में कई पुश्त उनके यहाँ बेगारी करते रहता था, अर्थात मुफ्त में उनका कार्य करते रहता था, फिर भी ऋण नहीं चुका पाता था। खैर, धीरे धीरे बैंकों के विकास से इन कुरीतियों का अंत हुआ। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि हमें बहुत इसके विशेष कह तक नहीं जाना है, एक सामान्य जानकारी हमें रखनी है। तो ऐसी स्थिति में हम इसकी परिभाषा कुछ अगर ध्यान देते हैं तो हम देखते हैं कि बैंक का जो है वहां जनता विनियोग के उद्देश्य से या अपना धन सुरक्षित रखने के उद्देश्य से बैंकों में अपना बचत रखती है, अर्थात बैंक जो है वह स्वीकार करते हैं, वह जमा कर लेते हैं। और परिभाषा करेगी जो मांग या किसी अन्य प्रकार से शोधनीय हो, या तो आवश्यकता पड़ी तो स्वयं अकाउंट होल्डर या कस्टमर गया, अपना पैसा जितने की आवश्यकता है उतना निकाला, या बैंक ने या सुविधाएं भी दे रखी हैं कि आप चेक से, आप चाहो तो आपको आना नहीं पड़ेगा, आप चेक से आदेशित कीजिए या ड्राफ्ट के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। और अब आज आधुनिक युग में तो हम देख रहे हैं कि अन्य कई प्रणालियां आ गई हैं, जैसे नेट बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग का प्रचलन बढ़ा है, नेट बैंकिंग है। उसी तरह से एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, माने आपको बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है, आप कहीं हैं देश में विदेश में, अब बैंक आपको इस तरह की सुविधा दे देता है कि आपके पास वह कार्ड है, या अगर नेट बैंकिंग की आपने सुविधा ले रखी है तो वैसी स्थिति में कहीं से पैसा किसी खाते में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो यह तो हो गई बैंक की बात। अब हम जरा इस पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं कि इसके फंक्शन क्या होते हैं और इसकी सर्विसेज क्या है। तो फंक्शन एंड सर्विसेज ऑफ मॉडर्न बैंक, अर्थात
आधुनिक बैंकों के की सेवाएं और कार्य क्या है। तो आधुनिक बैंक के प्रमुख कार्य का वर्णन निम्नलिखित रूप से हम कर सकते हैं। इसका पहला जो कार्य है, मुख्य कार्य कहा जाता है कि प्राइमरी फंक्शन, प्रमुख कार्य इसके, तो इसमें है कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, निक्षेप या जमा स्वीकार करना, अर्थात कस्टमर द्वारा सबसे पहला कार्य करना है कि जिस बैंक में वह चाहे उस बैंक में अपना खाता खुलवाएगा और खाता खुलवा करके अपना सारा एड्रेस प्रूफ वगैरह देके खाता खुलवा लेता है और इसके बाद जो है वह बैंक में अब चाहे तो अपना ले जा करके डिपॉजिट कर सकता है। यह डिपॉजिट जो है कई प्रकार से किया जा सकता है, या दूसरे शब्दों में हम यह कहें कि बैंक में कई तरह के खाते रखे गए हैं। बैंक की तरफ से अगर कहा जाए कि बैंक की हम बात कर रहे हैं तो बैंक की तरफ से कहा जाए तो बैंकों ने कई तरह के खातों की सुविधा दे रखा है अपने कस्टमर्स को कि वे उनकी जैसी इच्छा हो उस खाते का वे उपयोग करें, वैसा खाता खुलवा। तो यह जो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट है इसमें पहला है फिक्स डिपॉजिट। जैसे ग्राहक के पास कुछ राशि है और फिलहाल उसको आवश्यकता नहीं है, हाँ, लेकिन एक निश्चित समय के बाद उसे इसकी आवश्यकता पड़ने की उम्मीद हो सकती है, चाहे बच्चों की शिक्षा पर खर्च करना हो, शादी विवाह में खर्च करना हो, या मकान बनवाने में खर्च करना हो। उसको लगता है कि हमको 1 साल, 2 साल, 3 साल, या इसमें मिनिमम 3 महीना, 6 महीना और 1 महीना भी है, लेकिन जो भी हो तो उस एक निश्चित अवधि के लिए वह चाहे तो बैंक में राशि जमा कर सकता है और उतने समय के बाद बैंक उसका मूलधन और प्लस जो इंटरेस्ट रेट रहेगा उसके अनुसार इंटरेस्ट जोड़ करके वह राशि वापस कर देगी। तो इसे कहते हैं फिक्स डिपॉजिट, हिंदी में सावधि जमा। दूसरा इसका तरीका है सेविंग्स बैंक डिपॉजिट, बचत खाता योजना, बचत जमा। जैसे छोटी अब एक वह तो जो हमने फिक्स डिपॉजिट की बात की, तो फिक्स डिपॉजिट में तो है कि अगर कुछ निश्चित समय के लिए राशि जिसकी कि उसे आवश्यकता नहीं है वह जमा करेगा, लेकिन कभी कभी है भाई कब आवश्यकता पड़ जाएगी कोई पता नहीं है, तो वैसी स्थिति में अपनी छोटी छोटी बचतों को वह इस सेविंग्स बैंक डिपॉजिट के माध्यम से जमा करता है। इसमें समय की कोई सीमा नहीं है, जब चाहे उसमें से राशि निकाल सकता है, फिर उसके पास यदि कहीं से आ गया रुपया तो फिर जमा करेगा, फिर आवश्यकता पड़ेगी फिर निकालेगा। तो यह कहलाता है सेविंग्स बैंक डिपॉजिट। इस पर भी कुछ % से इंटरेस्ट दिया जाता है, लेकिन इसके इंटरेस्ट का रेट काफी कम होता है, क्योंकि बैंक आपकी राशि को सुरक्षित रख रहा है, यही कम नहीं है, इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका बड़ा ही कम रहता है। लेकिन इसका लाभ है कि जब चाहेंगे तब आप उसको निकाल लेंगे, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट में है जो यदि आपने फिक्स कर दिया है तो उतने समय तक आपको इंतजार करना है। यदि बीच में आवश्यकता हो गई तो आप निकाल सकते हो, लेकिन इंटरेस्ट कुछ घटा दिया जाता है बैंकों के द्वारा। यदि आप निकालने की आपको आवश्यकता है और आप निकाल रहे हो तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसमें कुछ कम
पैसा दिया जाएगा या कम कर दिया जाएगा, उसको 1% 2% कम करके 2% कम करके तब आपको दिया जाएगा। तो एक दूसरा हो गया सेविंग्स बैंक डिपॉजिट। तीसरा है करेंट डिपॉजिट। और सेविंग्स बैंक डिपॉजिट की जो हम लोग चर्चा किए वो तो है कि इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए है। अब कुछ संस्थाएं हैं या जो व्यापारी वर्ग हैं जिनको हमेशा पैसे की आवश्यकता है या हमेशा उनके पास पैसा आया मान लीजिए बिक्री की, जैसे वो 1 लाख का बिक्री किए, 1 लाख रुपया आ गया। अब चूंकि जैसा कि हमने कहा कि बैंक द्वारा एक सुरक्षा प्रदान की जाती है अपने कस्टमर के रुपए का, तो हम बैंक में जमा कर दिए, फिर कल जरूरत पड़ी हमको तो फिर कल निकाल लिए, फिर आया रुपया फिर जमा किया, यह क्रम जो है चलते रहता है। इसके लिए तो करेंट डिपॉजिट खोला जाता है। इस करेंट डिपॉजिट पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, क्योंकि बैंक आपके रुपए को रख रहा है, यही कम नहीं है। और यह अक्सर संस्थाओं का होता है या व्यापारियों का होता है, चाहे वो छोटे व्यापारी हों या बड़े व्यापारी हों, क्योंकि करंट अकाउंट खोलने पर जो करंट डिपॉजिट है इसमें लोन की कुछ विशेष सुविधा होती है, इसलिए व्यापारी वैसा करते हैं। जिसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। तो एक तो हो गया करंट डिपॉजिट। इसके बाद है रेकरिंग डिपॉजिट, आवर्ती जमा। इसमें है कि एक छोटी छोटी रकम जो है निश्चित रूप से, चाहे डेली बेसिस पर या मंथली, ईयरली या 6 मंथली, जो भी हो, तो जो है उसमें डाली जाती है और एक निश्चित समय के लिए, जैसे 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, ऐसे करके जो है उतने समय के लिए। अब जो हम लोग फिक्स्ड डिपॉजिट की बात की है उसमें रकम एक ही बार जमा कर दी जाती है, लेकिन इस रेकरिंग डिपॉजिट में है कि एक निश्चित राशि किस्तों में, छोटी छोटी किस्तों में जमा की जाती है और एक निश्चित समय के बाद विथ इंटरेस्ट उसका पैसा बैंक लौटाती है। इसके अलावा अदर डिपॉजिट्स के भी हैं, अन्य तरीके से भी बैंक जमा स्वीकार करती है। इसके बाद इसका दूसरा जो कार्य है, पहला तो हो गया कि प्राइमरी फंक्शन, दूसरा है और उसमें प्राइमरी फंक्शन में एक्सेप्टिंग डिपॉजिट था। तो दूसरा है कि एडवांसिंग ऑफ लोन, ऋण देना। वह तो हो गया, उसमें तो हो गया कि जनता का पैसा जमा कर रही है बैंक। अब यहां है कि जनता को ऋण देना आवश्यकता पड़ने पर। अब हम लोग इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि बैंक के, मान लीजिए सपोज किया जाए कि बैंक हमारा आपका या जनता का जो है जमा स्वीकार कर रही है। आपने देखा कई माध्यमों से स्वीकार किया। तो अगर उस रुपए को बैंक अपने यहां अपने तिजोरी में, अपने लॉकर में ज्यों का त्यों रखे, तो जैसा कि हम लोगों ने चर्चा की कि विथ इंटरेस्ट आपका पैसा लौटाती है। तो अगर उसके लॉकर में ही जमा रहेगा तो आपको सूद कहां से देगी, या बैंक का खर्च कहां से चलेगा, क्योंकि उसके लिए उसको स्टाफ रखना है, बाकी अन्य खर्चे भी हैं। तो जनता द्वारा जो भी डिपॉजिट एक्सेप्ट किए जाते हैं, चाहे जिस खाते के माध्यम से, उस राशि से एक निश्चित राशि बैंकों द्वारा अपने
पास, जो कि वो अपने अनुभव से वो जानते हैं कि इतने लोग रोज हमसे आएंगे, निकालने आएंगे, और उसके बाद जो शेष राशि होती है उसको वह चाहे लोन के रूप में, चाहे ओवरड्राफ्ट के रूप में, चाहे उसको इन्वेस्ट करके, जैसे भी है उसकी सबकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो वह जो है वह करती है, और जितना आपके डिपॉजिट पर इंटरेस्ट देती है उससे अधिक रेट में जब वह किसी दूसरे को उस राशि को देगी, अर्थात उससे अधिक आमदनी होगी, तभी आपके जमा रकम पर इंटरेस्ट भी देगी और अपना मेंटेनेंस करते हुए अगर कुछ गुंजाइश हो तो कुछ प्रॉफिट भी अर्न कर सकती है। क्योंकि बैंक जो है वह है तो सरकार का संस्थान, लेकिन पूर्ण रूप से इसको कहा जाता है कि यह कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट है, या कॉमर्शियल, या इसको हिंदी में कहें कि व्यापारिक संस्थान है। और इसका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य जो है, जैसे व्यापारी इंडिविजुअल व्यापारी या साझेदार या कंपनी जैसे लाभ कमाती है, वैसे इसी उद्देश्य के लिए यह बना है। लेकिन साथ में कुछ, चूंकि सरकार की संस्था है, भले ही व्यवसायिक संस्था हो, तो वह जनहित को ध्यान में रख करके जनोपयोगी कार्य भी करती है। नहीं तो अगर सही ढंग से देखा जाए तो इसका काम या इसका उद्देश्य जो है वह व्यवसाय करना है। तो खैर, हम लोग चर्चा कर रहे थे इसके दूसरे फंक्शन की, जो एडवांसिंग ऑफ लोन, ऋण देना। ऋण भी जिस तरह जमा कई रूपों में स्वीकार किए जाते हैं, उसी तरह से ऋण भी कई रूपों में दिए जाते हैं। जैसे पहला है कैश क्रेडिट, नगद साख। अब यह नगद साख क्या है? तो नगद साख है कि आपको एक राशि स्वीकृत कर दी जाएगी कि हाँ, इतना रुपए तक आप बैंक से आप ले सकते हैं, लेकिन एक बार में नहीं, आवश्यकता अनुसार। तो चूंकि उसके जो कस्टमर्स होते हैं, चाहे व्यापारी हो या जो भी हो, तो उनको भी एकाएक पैसे की आवश्यकता नहीं है। बीच में मैंने जैसे व्यापार ही कर रहे हैं तो कभी कुछ आवश्यकता पड़ी, कभी कुछ पड़ी, तो उसमें से ले लिए, और वो फिक्स है कि 50, जैसा व्यापारी है उसके क्षमता के अनुसार, या बैंक जिस पर जितने का विश्वास करती है, जितना, क्योंकि इसका नाम ही है कैश क्रेडिट, साख पर, तो आपकी साख जितनी है कस्टमर की, उसके अनुसार वह जो है एक अपना रखती है व्यवस्था और देती है। जैसे आजकल सीसी अकाउंट सुने होंगे आप लोग, या अगर किसानों के लिए बात करें हम तो किसान क्रेडिट कार्ड, KCC जो कहा जाता है, या इस तरह के अन्य कई सुविधाएं हैं। तो यह तो हो गया कैश क्रेडिट। दूसरा है ओवरड्राफ्ट। जिस कस्टमर का बैंक में अकाउंट है और बैंक को यह विश्वास हो जाता है कि यह परमानेंट हमारा कस्टमर है और हमेशा इसके अकाउंट में राशि रहती है, कभी कभार मान लीजिए आवश्यकता अगर अधिक हो गई तो राशि बहुत कम हो गई या नील भी हो सकती है, तो वैसे ग्राहकों को ओवरड्राफ्ट की सुविधा बैंक द्वारा दी जाती है। अर्थात जितना है आपका उससे आप वह भी एक निश्चित होता है, उनकी औकात के मुताबिक, चाहे वो जैसा हो, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, जो भी हो, तो वह जो है ओवर की उससे अधिक आप निकाल सकते हैं। लेकिन यह जो होता है वो जो कैश क्रेडिट वाली सुविधा है, जो एक पहला नंबर पर हम लोग देखे, उसमें है कि उसमें समय की कोई सीमा नहीं है, माने थोड़े लंबे समय के लिए भी
निकाल सकता है और रख सकता है और फिर होने पर जमा करेगा, लेकिन ओवरड्राफ्ट में है कि यह शॉर्ट टर्म एक तरह का है, अल्पकालीन, तो उस हिसाब से दिया जाएगा। तीसरा लोन, ऋण। हालांकि वो दोनों जो प्रकार है वह ऋण का ही प्रकार है, लेकिन वह ऋण करके नहीं है, क्योंकि उसमें है कि भाई अब लीजिए और तुरंत जमा भी करने की बात आती है। तीसरा है लोन। अब चाहे लोगों को अपनी आवश्यकताओं के लिए, जैसे मान लीजिए किसी को मकान बनवाना हो, किसी को कोई डोमेस्टिक चीजें खरीदनी हो अपने लिए, गाड़ी लेना हो, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, या मान लीजिए कि कोई व्यापार के उद्देश्य से बस ले सकता है, ट्रक ले सकता है, जो भी चीज ले, जेसीबी, तो उसके लिए लोन, या मकान किन्हीं को बनवाना है, कहीं जमीन, कीमती जमीन लेनी है, तो वैसी से प्लॉट लेना है, तो वैसी स्थिति में ही बैंक द्वारा लोन दिया जाता है और उसके बदले में इंटरेस्ट लिया जाता है। यह बैंक की आमदनी का एक स्रोत है। तो एक यह हो गया लोन। चौथा है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। कॉमर्स के विद्यार्थी होने के नाते हम लोगों को बिल के बारे में पता है, हम लोग जिन्हों जानते हैं, तो उस बिल को डिस्काउंट कराने का भी बैंक जिम्मा लेती है या उत्तरदायित्व लेती है अपने ग्राहकों के बिल को डिस्काउंट करने का। हाँ, उसके बदले में वह कमीशन लेती है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि बैंक का कोई भी काम होगा तो मुफ्त में नहीं, क्योंकि वह उसी उद्देश्य के लिए बना ही है कि भाई आमदनी ज्यादा से ज्यादा हो, तभी हम खर्च के बावजूद कुछ बचत भी कर सकते हैं। तो वह हो गया डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। उसी तरह से इसका तीसरा जो फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन में है कि इन्वेस्टिंग ऑफ मनी, विनियोग करना। अब जो जनता द्वारा स्वीकार किया गया डिपॉजिट, चाहे जिस माध्यम से भी किया गया हो, उसको कहीं न कहीं, जैसे हम लोगों ने चर्चा किया कि चाहे कैश क्रेडिट से, चाहे ओवरड्राफ्ट करके या लोन देके या बिल, तो सवाल है कि कोई जरूरी नहीं कि इतने में ही बैंक होता है, बैंक के पास जो डिपॉजिट हो बहुत ज्यादा हो, क्योंकि आजकल लोग छोटी छोटी बचतों को भी बैंक में जमा करते हैं, या सरकार द्वारा कई तरह की सुविधाएं जो है वह अपने ग्राहकों का जो होता है वो सुविधाएं सीधे डायरेक्ट बैंक में ही उनके खाते में डाल देती हैं। तो ऐसी स्थिति में डिपॉजिट अगर ज्यादा है तो उसमें से कुछ निश्चित जो है राशि उसको वह चाहती है कि हम कहीं सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें, जहां से कि हमें ज्यादा आमदनी प्राप्त हो सके, क्योंकि इंटरेस्ट का तो एक फिक्स्ड रेट होगा। हो सकता है अगर हाई इंटरेस्ट हो तो कस्टमर लोन न ले उस बैंक से, तो वैसी स्थिति में वह चाहती है कि तो कहीं इन्वेस्ट करती है, चाहे शेयर में, डिवेंचर में, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाता है। तो वही है कि इन्वेस्टिंग ऑफ मनी, अर्थात अर्थव्यवस्था के विकास में भागीदारी हेतु अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में एवं विभिन्न कार्यों के लिए निर्धारित नीतियों के अनुसार विनियोग करना होता है। यह है इन्वेस्टिंग ऑफ मनी। तो यह तो हो गया बैंक का प्राइमरी फंक्शन। अब हम बात करेंगे उसके सब्सिडियरी फंक्शन, गौण कार्य। वे भी कार्य बैंक द्वारा होते हैं, लेकिन जो मेन प्राइमरी इसलिए हमने कहा कि जो मेन मुख्य जो प्रमुख कार्य हैं
उनकी हम लोगों ने चर्चा किया। अब हम उसके सेकेंडरी कार्यों की चर्चा करें कि इसके साथ साथ कुछ और कार्य हैं जो बैंक द्वारा किए जाते हैं। तो सब्सिडियरी फंक्शन में क्या है? इससे पहला है कि एजेंसी संबंधी कार्य। अब इसमें है कि एजेंसी माने अर्थात अपने कस्टमर का एक तरह से एजेंट बन के कार्य करते हैं। इसमें ग्राहकों की ओर से चेक या विनिमय बिल का भुगतान करना। जैसे मान लीजिए, अब उदाहरण के तौर पर हम लोग समझें कि जैसे मान लीजिए हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमारा अकाउंट है, हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेक है और हमारा कोई जो लेनदार है उसको हम अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेक काट करके उसको हम दिए। उसका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नहीं, उसका अकाउंट मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक में हो। तो अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर वह चेक भुनाने जाएगा, और खास करके अगर बियरर चेक हो तो कोई, लेकिन अगर बड़ी राशि होती है तो बियरर चेक लोग नहीं देते हैं क्योंकि उसका कोई प्रमाण नहीं होता चेक देने का। तो वैसी स्थिति में अगर वह अकाउंट पे चेक हो तो या तो स्टेट बैंक में उस व्यक्ति को खाता खोलवाना होगा। तो अगर स्टेट बैंक, फिर अब खाता खोलवाते किस किस बैंक का और कहां कहां, क्योंकि व्यापार में कब किस बैंक वाले से मुलाकात हो जाए, किससे ट्रांजैक्शन करना हो, तो इसलिए बैंकों द्वारा यह सुविधा दी गई है कि किसी बैंक का चेक आप किसी बैंक में जमा कर सकते हैं और वह जो है वह बैंक आपको भुगतान करेगी। हाँ, उसमें इतना ही है कि उसका एक पीरियड होगा जिसमें कि वह वहां से जो है कलेक्शन करेगी उस राशि का, वहां से वेरीफाई, उन लोगों का आपस में ट्रांजैक्शन, इंटर बैंक ट्रांजैक्शन होता है, वो करेगी कि हाँ जिस व्यक्ति ने चेक दिया है उसका आपके यहाँ खाता है, उस खाते में उतनी राशि है कि नहीं। तो इसमें थोड़ा समय भले लगता है लेकिन वह एक स्थिति है। तो आपके पैसे को जो है दूसरे बैंक से मंगवा के आपको देना, तो यही कहलाता है एजेंसी का कार्य। उसी तरह से आपके द्वारा बिल का, तो यह एजेंसी का कार्य कि माने आपके बदले में आपका एजेंट बनके, आप अपने ग्राहक का एजेंट बनके और दूसरी जगह से उसका कलेक्शन करना, यह भी कार्य बैंक द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त सामान्य उपयोगिता संबंधी जो कार्य है, या जैसे मान लीजिए महंगी धातु या आभूषण या आवश्यक कागजातों को सुरक्षित रखने के लिए लॉकर वगैरह की व्यवस्था करना। उसी तरह से लेटर ऑफ क्रेडिट प्रदान करना जिससे ग्राहकों को दूसरे स्थानों तथा विदेशों से माल खरीदने में सुविधा होती है। लेटर ऑफ क्रेडिट है कि मान लीजिए किसी को दूसरी जगह से या विदेश से विदेशी व्यापार करता हो तो बैंक द्वारा एक तरह की गारंटी दी जाती है कि हाँ इनका है, हम जो है हमारे यहाँ खाता है, उस खाते में राशि है या फिर रकम, तो उसी को लेटर ऑफ क्रेडिट, इसको विस्तार में नहीं हम लोगों को जाना है लेकिन हम उसको लेटर ऑफ क्रेडिट कहा जाता है। तो यह तो हुए बैंक के फंक्शन या बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाएं। अब हम चर्चा करेंगे कुछ शब्द हैं जो कि बैंकिंग अकाउंट बनाते समय हमें बार बार हमारे सामने आते हैं, तो उनको एक्सप्लेन कर देंगे। जैसे तो इसे कहते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ सम टर्म्स। ये टर्म अक्सर जब अकाउंट बनाते समय हम चाहे उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे या बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये शब्द आते हैं, क्योंकि
बैंक के बारे में तो सब लोग जानते हैं, लेकिन इन शब्दों के बारे में क्या होता है ये आखिर है। जैसे हम लोग बात किए कैश क्रेडिट, तो कैश क्रेडिट क्या है? कैश माने तो समझ रहे हैं कि कैश माने हम कह सकते हैं कि रुपया या रोकड़, अब क्रेडिट माने उधार। तो क्या उधार रोकड़ क्या? तो इन शब्दों की हम चर्चा करेंगे और इनको एक्सप्लेन करेंगे, इनको समझने का प्रयास करेंगे, ताकि आगे जब ये शब्द आवे तो हमें कोई परेशानी न हो। तो तो हम चर्चा कर रहे थे कैश क्रेडिट की, कि बैंक के प्रमुख कार्यों में ऋण एवं अग्रिम प्रदान करना एक कार्य है। ऋण एवं अग्रिम प्रदान करना, कैश क्रेडिट एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत बैंक अपने ग्राहकों को बॉन्ड अथवा अन्य प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण प्रदान करता है। क्या करता है? तो अब अपने ग्राहकों को जो है बॉन्ड या अन्य कोई प्रतिभूति उसके बदले में आप बैंक के पास रखोगे और बैंक द्वारा आपको ऋण प्रदान किया जाएगा। अब इस कैश क्रेडिट की विशेषता की हम लोग चर्चा करें तो इसकी पहली विशेषता है कि इसमें क्रेडिट की सीमा निर्धारित रहती है। अतः ऋणी एक ही बार में समूची राशि न निकालकर आवश्यकता अनुसार राशि निकालता है। माने सीमा निर्धारित है कि हाँ इतने तक आपका कैश क्रेडिट हो सकता है, जो हम लोग पीछे भी बात किए थे। तो उस सीमा को तक जो है आप बीच में जब आवश्यकता पड़ी, जितने की आवश्यकता पड़ी उतनी राशि, माने एक बार में समूची राशि न निकाल करके आवश्यकता अनुसार राशि इसमें निकाली जाती है। दूसरा है कि इस प्रकार की सुविधा के तहत बैंक एक निश्चित राशि आवश्यकता अनुसार सुरक्षित रखते हैं, अपने यहाँ सुरक्षित रखते हैं, ताकि ऋणी के द्वारा मांग पर भुगतान किया जा सके। ऋणी द्वारा राशि नहीं निकाले जाने पर ब्याज की क्षति के एवज में इसकी क्षतिपूर्ति के लिए ग्राहक से या ऋणी से कुछ ब्याज भी वसूला जा सकता है। अब यहां देखा जाए, एक तो है इस कैश क्रेडिट की विशेषता में कहा है कि एक तो होगा कि छोटी छोटी रकमों को निकालना है, एक ही बार में नहीं निकालना है। दूसरा कहता है कि ऐसा भी नहीं कि आप कैश क्रेडिट करा लीजिए ना, मैंने सीसी जिसको हम लोग कर कैश क्रेडिट करा के और बिल्कुल उसमें से निकालिए ही नहीं। तो सवाल है कि जितनी राशि आप निकालते हो उसमें से तो उस पर बैंक द्वारा ब्याज लिया जाता है। तो जब ज्यों ही ग्राहक ने कैश क्रेडिट करा लिया तो वैसी स्थिति में बैंक जो है को तो कभी भी बैंक से वह मांग कर सकता है और मांग पर देना बैंक का कर्तव्य होता है, नहीं देने पर बैंक की बदनामी होती है। तो इसलिए बैंक कुछ एक निश्चित राशि सुरक्षित रखते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं चलो कैश क्रेडिट करा लिए और साल भर तक हम उसमें से कुछ लिए ही नहीं, निकाले ही नहीं राशि, तो हमको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है। वही कह रहा है कि अगर आप ऐसा करते हो तो बैंक आपसे जो है कुछ राशि वसूल सकता है, एक निश्चित जो भी राशि है। एक तरह से आप उसको पेनाल्टी समझें या इंटरेस्ट तो नहीं कहा जाएगा, क्योंकि आपने सिर्फ कैश क्रेडिट कराया, उसमें से निकाला नहीं, लेकिन वो पेनाल्टी के रूप में आपसे कुछ वसूला जाता है। तो ये तो हो गया कैश क्रेडिट। उन्हीं शब्दों को हम अब क्लियर और कर रहे हैं। तो वो तो हो गया कैश क्रेडिट। अब हम दूसरी बात करेंगे ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट जैसा कि हम लोग पीछे भी बातचीत कर चुके हैं ओवरड्राफ्ट के बारे में। तो अधिविकल्प एक अल्पकालीन ऋण या अग्रिम है।
यह सुविधा बैंक अपने उन ग्राहकों को प्रदान करता है जिन्होंने बैंक में करेंट अकाउंट रखा है। इस सुविधा के अंतर्गत चालू खातों में ग्राहकों का जितना रुपया जमा रहता है उससे अधिक राशि निकालने का अधिकार बैंक द्वारा दिया जाता है। इस सुविधा के लिए बैंक द्वारा प्रतिभूति भी दी जा सकती है। चलिए इसको हम लोग तो समझ ही गए हैं कि भाई आवश्यकता पड़ने पर जो है आपका बैंक में जितना जमा रकम है उससे अधिक रकम भी आप निकाल सकते हैं। इस तरह की जो सुविधा दी जाती है उसे हम ओवरड्राफ्ट कहते हैं। इसके बाद हमारा तीसरा है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल सरकार की अल्पकालीन ऋणों के सूचक है। साधारणतया ये 3, 6, 9 महीने या 1 साल के लिए होते हैं। सरकार को एक निश्चित समय पर ही आय प्राप्त होती है, अतः कभी कभी आय प्राप्ति के समय से पूर्व ही सरकार को धन की आवश्यकता पड़ जाती है। मान लीजिए बीच में जो है टैक्स, सरकार का तो रेवेन्यू का जो स्रोत है, मान लीजिए उसके पास कभी कमी पड़ गई तो वो बैंकों से भी ले सकता है ट्रेजरी बिल के माध्यम से। वही बताया जा रहा है। तो भाई कभी आवश्यकता पड़ गई अचानक उसको, उसके ट्रेजरी में नहीं है तो बैंकों से ले लिया, क्योंकि सरकार का की ही संस्था है तो ले लिया, लेकिन फिर उसको लौटाएगा निश्चित समय। तो वही कह रहा है कि या तो जो है 3 महीने, 6 महीने या 9 महीने या 1 साल के लिए वो जो है ले लेता है, सरकार ले लेती है। और फिर जो है ऐसी स्थिति में सरकार कोषागार विपत्रों के माध्यम से ऋण प्राप्त कर अपना कार्य चलाती है और सरकार को आय प्राप्त होने पर इसका भुगतान करती है। तो यह तो हो गया ट्रेजरी बिल। इसके बाद हम चर्चा करेंगे, चौथा हमारा है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, संचय एवं आधिक्य। संचय एवं आधिक्य शीर्षक के अंतर्गत वे सभी संचय शामिल हैं जिनमें लाभांश घोषित करने से पूर्व लाभ की राशि में हस्तांतरित कर राशि जमा की जाती है। संचय के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लासेज में बड़े विस्तार से पढ़ा था, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह समझे होंगे, क्योंकि जो है जितना था सब। तो संचय क्या है? लाभ का एक हिस्सा, तो वही करा है कि और अगर सरप्लस जो हमारा बढ़ तो ऐसी स्थिति में जो है या लाभांश घोषित करने से पूर्व लाभ की राशि में हस्तांतरित कर राशि जमा कर दी जाती है। बैंक को मान लीजिए जमा है, जरूरत जब लाभांश का भुगतान करना होगा तो राशि निकाल ली जाएगी, तो वह हो गया रिजर्व एंड सरप्लस। पांचवा है स्टैट्यूटरी रिजर्व, वैधानिक संचय। हम लोग जैसा कि संचय में देखे थे कि प्रत्येक कंपनी को, तो बैंक यहाँ हम चर्चा भी करें, बैंक भी एक कंपनी है। बैंकिंग नाम हम लोग शुरुआती चैप्टर का किए हैं कि अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी, तो यह भी एक कंपनी है। तो यह भी तो अपने संचय को, अपने लाभ के एक हिस्से को जो है संचय के रूप में रखेगी। तो वही तो एक तो हो गया कि रिजर्व एंड सरप्लस, दूसरा है कि स्टैट्यूटरी रिजर्व, वैधानिक संचय जो कि रखना ही है। वही कह रहा है कि उसके बारे में कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 17 के अनुसार भारत में समामेलित प्रत्येक बैंकिंग कंपनी को अपना नेट प्रॉफिट का, अब यहां बताया गया है वो एक्ट क्या कहता है, कह रहा है कि जो है प्रत्येक बैंकिंग कंपनी को अपने नेट प्रॉफिट का 25% एक अलग संचित कोष में जमा करना अनिवार्य है। कितना जमा करना है? 25%। और इसे ही हम स्टैट्यूटरी रिजर्व कहते हैं, क्योंकि ये निश्चित है, वैधानिक। सामान्य संचय में तो आप अपने हिसाब से या प्रथा के अनुसार या अपने लाभ के अनुसार राशि जमा करेंगे, लेकिन इसमें कह रहा है कि जो भी उसको नेट प्रॉफिट उसको होगा, क्योंकि फाइनल अकाउंट बनेगा तो नेट प्रॉफिट का पता चलेगा, तो नेट प्रॉफिट का
25% रिजर्व करके आपको रखना है। इसे ही स्टैट्यूटरी रिजर्व कहा जाता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे हमारा छठा जो टर्म है अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट या अनएक्सपायर्ड रीबेट ऑन बिल डिस्काउंट के लिए। भुनाए हुए बिलों पर असमाप्त कटौती। बिल की जो हम चर्चा हम लोग पहले किए कि भुनाया गया है, तो उसमें अब उस पर यदि कोई कटौती जो कि असमाप्त है, जो समाप्त नहीं हुई है, तो उसकी बात की जा रही है अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट या अनएक्सपायर्ड रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट। तो यह क्या है? तो भुनाए हुए बिलों पर असमाप्त कटौती का अभिप्राय उस कटौती से है जो कि बैंकिंग कंपनी के खाते बंद होने की तिथि तक बैंक द्वारा उपार्जित नहीं होती। बैंक का खाता कब बंद होता है? बंद का मतलब कि जैसे 31 मार्च को क्लोजिंग, हम सभी जानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर हमारा खत्म होता है। हमारा फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है प्रत्येक वर्ष के, और 31 मार्च को समाप्त होता है। तो वही सारे समूचे बैंक का भी वही फाइनेंशियल ईयर है। तो वही कह रहा है कि वो जो है जब खाते बंद होने की तिथि अर्थात फाइनेंशियल ईयर के अंत में, उस समय तक अगर वह जो है अभी रिस्क है, नहीं समाप्त हुआ, करें उपार्जित नहीं हुआ, हम बिल की राशि नहीं मिली, और मैंने अर्थात उसके 1 महीने बाद या 2 महीने बाद, तो वैसी स्थिति में जो है अगर उपार्जित नहीं होती है, अर्थात वह डिस्काउंट जो प्राप्त हो चुका है पर आने वाले वर्ष की अवधि से संबंधित है, आगे आने वाली आगामी वर्ष से संबंधित है, तो वही जो है कहा जाता है अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट। तो बिलों को भुनाने के समय कटौती की राशि को, अब यहां ध्यान दिया जाए कि बिलों को भुनाने के समय कटौती की राशि को डिस्काउंट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। क्या करेंगे? डिस्काउंट अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, और अकाउंटिंग डेट तक मैच्योर नहीं हुए बिल के लिए इसके ड्यू डेट को, लेखा उस तिथि के बाद वाले समय को अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट कहा जाता है। उसके बाद का जो समय है, उसके बाद जो बच गया कि एक्सपायर अभी तक नहीं हुआ, मान लीजिए हम मार्च में क्लोजिंग कर रहे हैं और वह 20 अप्रैल का हो, बिल का जो है ड्यू डेट हो, या 30 अप्रैल हो, या 10 मई हो, तो वह जो बाद का उसका पीरियड होगा, वह उतने पीरियड के लिए वह अनएक्सपायर्ड है। तो यह तो हो गया कि अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट या अनएक्सपायर्ड रिबेट। अब आगे हम लोग अन्य जो इसके टर्म्स होंगे या जो बातें होंगी, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। और अभी आज की इस क्लास की हम लोग चर्चा करें तो हम लोगों ने जो पढ़ा आपको ध्यान में रखना होगा। क्या किया कि हमने बैंक के बारे में जाना, और बैंक के फंक्शन उनके क्या है, उनके कार्य और उनके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की चर्चा की। इसके अलावा कुछ जो टर्म्स हैं जिसको हम नहीं समझते, उस टर्म्स के बारे में चर्चा की है। और इसमें अगर जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि यदि किसी तरह की कोई शंका हो, आपको कोई कंफ्यूजन हो, तो बेहिचक आप कमेंट के माध्यम से, क्योंकि हम लोग आमने सामने तो है नहीं, और यह बिल्कुल थोड़ा बाहर के जो विद्यार्थी होंगे अगर इसको पढ़ेंगे तो हो सकता है, हालांकि उनके लिए भी मैं कह रहा हूं, सबके लिए, क्योंकि यह जब ग्लोबल है तो ऐसी स्थिति में सबके लिए, लेकिन मैं अपने विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं कि अगर कोई संदेश की क्लास में रहते हम लोग तो आमने सामने बातें हो, लेकिन क्लास में तो है नहीं। तो अब
हम लोग इसी माध्यम से, आप अपने कमेंट के माध्यम से अपनी बातों को कहिए, जिससे कि हम आपके जो भी कंफ्यूजन हों, जो भी आपकी शंकाएं हैं, उसका समाधान हम कर सकें। धन्यवाद।